हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस की बुक का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लास 10th का हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है व्हाट आर एंड बेस। एसिड एंड बेस है क्या? इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले यही पता होना चाहिए एसिड क्या है और बेस क्या है। तो एसिड सॉरिन काइंड ऑफ लाइक लेमन जूस और विनेगर, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। अब इन्होंने क्या बोला है कि एसिड जो है वो सॉर होता है। सॉर मतलब हो गया खट्टा। खट्टा होता है, जब इसे खाते हैं तो एक खट्टा होता है टेस्ट में। और एसिड को कैसे चेक किया जाता है? लिटमस पेपर पे जब एसिड को चेक करते हैं तो वो ब्लू से रेड में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो वो एसिड होगा। एसिड में H+ आयन्स होते हैं। जब हम वाटर में उसे डिसॉल्व करेंगे तो एसिड कौन सा आयन्स को रिलीज करता है? H+ आयन्स को। इसके एग्जाम्पल हो गए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड H2SO4, और सिट्रिक एसिड जो होता है वो लेमन में पाया जाता है। लेमन आपने देखा होगा खट्टा होता है क्योंकि उसके अंदर सिट्रिक एसिड है। इस वजह से लेमन जो है टेस्ट में खट्टा होता है। ओके, अब आते हैं बेसिस। बेसिस जो है वो बिटर इन टेस्ट होगा। बिटर का मतलब हो गया कड़वा। ठीक है, बिटर इन टेस्ट होगा। स्लिपरी सोपी टू टच, जब हम उसे टच करेंगे थोड़ा सोपी और स्लिपरी टाइप का होगा, फिसलेगा, जैसे सॉप वाटर हो गया। ये रिलीज करता है OH- आयन्स एंड वाटर में। जब एसिड को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो H+ आयन्स रिलीज होगा, लेकिन जब बेस को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो OH- आयन्स को डिजॉल्व करता है, रिलीज करता है। दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। इसमें क्या हो रहा था? इसमें क्या हो रहा था? एसिड जो है वो ब्लू से रेड में टर्न हो रहा था। ठीक है, इसमें क्या होगा? रेड लिटमस से वो ब्लू में टर्न होगा। इसके एग्जाम्पल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, ये होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर भी कहते हैं, जैसे CaOH टू आता है शायद। तो ये OH- आयन्स को रिलीज करता है, देख लो। अब इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स होते हैं जो ये पता लगाते हैं कि जो एसिड है या ये बेस है। ये हमें हेल्प करते हैं पता लगाने में कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेस है। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में सबसे पहले आता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। ये नेचर में पाया जाता है, प्लांट्स में पाए जाएंगे। प्लांट्स भी हमें हेल्प करते हैं बताने में कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड एंड बेस है। इसके एग्जाम्पल है लिटमस, रैट कैबेज लीव्स, और फ्लावर ऑफ हाइड्रोजनिया प्लांट और टर्मरिक। अब हल्दी कैसे मदद करती है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया और फिनोल्फ्थालीन हो गया, ये सारी चीज़ें। एक आता है olfactory indicators. These substances have different odor in acid and base. Odor का मतलब हो गया गंध, मतलब स्मेल, बेसिकली एक स्मेल। कि olfactory इंडिकेटर कैसे पता करते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है? उसकी स्मेल को चेंज करके। कैसे वो बताएंगे? उसकी स्मेल को चेंज करके वो पता करते हैं कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं वनीला, अनियन और क्लोव। क्लोव हो गया, पता होगा इसी का, क्लोव हो गया लौंग। अब कैसे पता कर रहे हैं इंडिकेटर्स की
क्या चीज़ कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेस है। इंडिकेटर्स आर लाइक डिटेक्टिव्स दैट टेल अस इफ अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। इंडिकेटर्स एक डिटेक्टिव है जो हमें बता रहा है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। सबसे पहला आता है लिटमस पेपर, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस पेपर में एसिड जो होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड में टर्न हो जाएगा और बेस में रेड से ब्लू में टर्न हो जाएगा। फिनोल्फ्थालीन जो है वो है एक सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसमें एसिड जब हम इस पर डालेंगे तो एक कलर लेस हो जाता है, कोई कलर ही नहीं रहता है। बेस में इसका कलर पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज में एसिड पे रेड, बेस पे येलो। एक लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर एक और होता है टर्मरिक। टर्मरिक कैसे पता करता है कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेस है। तो टर्मरिक में क्या होगा, एसिड पे जो कलर होगा वो रेड होगा, ओके। और रेड एसिड पे हो गया येलो, सॉरी, एसिड पे होता है येलो, बेस पे होगा रेड। ये टर्मरिक बताता है। तो जब हल्दी में हम कोई एसिड सॉल्यूशन डालेंगे तो वो येलो कलर ही हो जाएगा, और जब बेस डालेंगे तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में मैंने बताया था कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल को चेंज करके पता कराते हैं कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में एसिड पे क्या होता है, स्मेल अनचेंज्ड, स्मेल वैसी ही रहेगी, इसमें स्मेल में कोई चेंज नहीं होता है। और बेस में जो होगा स्मेल चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में एसिड में स्मेल जो है वो वैसी ही रहती है और बेस में थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल थे वनीला, अनियन, क्लोव, ये सारे। अब ये तो हो गए थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिड और बेस क्या है, H प्लस आयंस रिलीज करते हैं, सो ऑन। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड एंड बेस की, कि जब एसिड मेटल के साथ एक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, और जब बेस मेटल के साथ एक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आता है एसिड। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है, तो जब एसिड मेटल के रिएक्ट एक्ट होगा तो एसिड प्लस मेटल हमें देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट मतलब कोई भी एक कंपाउंड इस तरह से, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। एक एग्जांपल है HCl, ये होता है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये Zn है जिंक, जिंक के साथ एक्ट करता है तो मिलता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एसिड जब मेटल के साथ एक्ट हो रहा है तो एक सॉल्ट मिल रहा है, यहाँ पे सॉल्ट क्या हो गया, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो गई। एसिड अब जब मेटल बेस के साथ एक्ट करेगा तो भी हमें सेम मिलता है। बेस जब मेटल के साथ एक्ट करेगा तो सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो एक इसमें एग्जांपल है NaOH। NaOH का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn मतलब जिंक के साथ जब बेस एक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्या मिलेगा हमें, एक सॉल्ट जो कि है ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है वो क्या है, ये, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो बेसिकली एसिड और मेटल के साथ जब भी एसिड या बेस मेटल के साथ एक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। आता है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड एंड बेस। विद एसिड एंड बेस के साथ अब हम ये देखने वाले हैं। तो मेटल कार्बोनेट हो गया जैसे Na2CO3। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ये सी, वो होता है ये। और तो मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ एक्ट होगा तो मिलेगा मेटल कार्बोनेट, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जैसे एक एग्जांपल है हाइड्रोक्लोराइड एसिड, जो कि एक एसिड होता है। जब उसने मेटल कार्बोनेट के साथ एक्ट किया, मतलब कि
सोडियम कार्बोनेट के साथ ऐड किया तो हमें मिला सॉल्ट NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस के साथ एक्ट होता है तो कुछ नहीं मिलता, मतलब नो रिएक्शन है, नो रिएक्शन। यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, इसका कोई रिएक्शन ही नहीं है। यहाँ पे मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ एक्ट करेगा तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। अब रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। अब इसमें बोला है जब एसिड एंड बेस एक साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा। एसिड प्लस बेस मिलके देता है सॉल्ट प्लस H2O वाटर। ये एक न्यूट्रलाइजेशन एक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन एक्शन क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नॉन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो एसिड एंड बेस के बीच में हो रहा है और हमें सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, एसिड एंड बेस जो होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करेंगे, काट देंगे, तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो ऐसा रिएक्शन जो एसिड और बेस को मिलकर हो रहा है और हमें एक सॉल्ट और वाटर दे रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन एक्शन होगा। इसमें एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो हमें NaCl मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। अब मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है, ये मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है। मेटलिक ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो फॉर्म हो रहा है जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो। ओके, जैसे एग्जांपल हो गया NaO, सोडियम ऑक्साइड। तो एक रिएक्शन मेटलिक ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो तब फॉर्म होता है जब कोई मेटल कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और हमें प्रोड्यूस करता है मेटलिक ऑक्साइड। मेटल्स हो गए जैसे Na, Mg, मैग्नीशियम, सोडियम, Cu कॉपर होता है, Fe आयरन। इनके साथ और भी मेटल्स है, सिर्फ यही नहीं है। एक्टिविटी 2.7 क्या कह रही है, हमें टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड लेना है इन अ बीकर में एंड ऐड करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वाइल स्ट्रिंग नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट इज हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड लिया जिसमें HCl हमने मिक्स कर दिया, ठीक है। उससे क्या हैपन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ ये देखना है। तो यू विल नोटिस, हम नोटिस करेंगे कि जो कलर है ऑफ द सॉल्यूशन का वो ब्लू एंड ग्रीन में हो जाएगा एंड कॉपर ऑक्साइड पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। ये ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड। अब ये ब्लू ग्रीन कलर क्यों फॉर्म हो रहा है या सॉल्यूशन का कलर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर क्लोराइड फॉर्म हुआ है। In the reaction, the general reaction between a metal and acid can be written as this। कि इसमें बोला था कि इसका जो कॉपर ऑक्साइड होगा वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा और जो कलर है वो ब्लू। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड जब मिलते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। अभी यहाँ पे देखा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो हमें सॉल्ट एंड वाटर देता है एक दूसरे के फैक्ट को नलीफाई करके। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, एक तरीके से सॉल्ट एंड वाटर ही मिल रहा है। तो सिंस मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है जब एसिड के साथ तो हमें सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है जो कि सिमिलर है बेस और एसिड जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे थे। तो इस वजह से ये कंसिडर किया जाता है कि मेटलिक ऑक्साइड का नेचर जो होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। तो मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं नेचर में, बेसिक। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ऐसा क्यों करा गया है, क्योंकि जब हमने देखा था कि जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट हो रहे थे तो सॉल्ट एंड वाटर दे रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है।
तो जब सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, ये सिमिलर है उस बेस और एसिड की तरह, जिस वजह से मेटलिक ऑक्साइड को कंसिडर किया जाता है बेसिक इन नेचर। इस एक्टिविटी का पर्पस ही ये था ये समझाना कि मेटलिक ऑक्साइड बेसिक है नहीं। अब नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस, जैसे मेटलिक ऑक्साइड मैंने बताया था वो कंपाउंड होते हैं जो मेटल ऑक्सीजन के साथ होकर बनते हैं। अब नॉन मेटलिक ऑक्साइड भी नाम में ही लिखा हुआ है कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड वो केमिकल कंपाउंड है जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ मिलकर फॉर्म करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये एग्जाम्पल है नॉन मेटलिक ऑक्साइड के। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस react with carbon dioxide to produce salt and water. Since this is similar to the reaction between base and acid, we can conclude that non-metallic oxides are base acidic in nature. Calcium hydroxide, हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, जब वो रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, H2O प्रोड्यूस होगा और एक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। तो सिमिलरली वो रिएक्शन उसी की तरह है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह, जब एसिड बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर मिल रहे हैं। तो सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड, तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि नॉन मेटलिक जो होती है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो नॉन मेटलिक हो गए एसिडिक, मतलब जब ये बेस के साथ एक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटलिक हो गए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब। मेटलिक ऑक्साइड होते हैं बेस, मतलब जब मेटलिक ऑक्साइड एसिड के साथ एक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। एसिड एंड बेसिस हैव कॉमन, एसिड्स एंड बेसिस के क्या कॉमन्स है, एसिड एसिड एंड हाइड्रोजन आयंस। अभी हमने पढ़ा था कि एसिड जो होते हैं वो रिलीज करते हैं HCl H+ आयंस इन वाटर में। कि एसिड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं H+ आयंस इन वाटर में। एसिड एंड बेसिस हैव कॉमन, तो एसिड जो है वो रिलीज करता है हाइड्रोजन आयंस जब उसे वाटर में मिक्स किया जाता है। तो एसिड जैसे कि HCl H2SO4 वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस H3O इन एक्वस सॉल्यूशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उनके एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए एंड एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब हम हाइड्रोजन HCl को या एसिड को वाटर के साथ ऐड करवाते हैं तो उसमें से H+ आयंस रिलीज होते हैं या H3O+ रिलीज होता है जो कि होता है हाइड्रोनियम। तो जब ये आयंस जो है निकल रहे हैं, इसमें से रिलीज हो रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए कि अगर ये आयंस निकल रहे हैं तो मतलब ये एसिडिक है, एसिड है जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को भी। बेस एंड हाइड्रोक्साइड आयन सिमिलरली जो बेस होता है जैसे NOH NaOH MgOH2 वो जो है जनरेट करता है हाइड्रोक्साइड आयंस OH- इन वाटर में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। बेस इज सॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड एल्कलीज, जो बेस वाटर में सॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उनको हम एल्कलीज कहते हैं। याद रखना, बेसिस जो सॉल्युबल है वाटर में उन्हें हम क्या कहेंगे, एल्कलीज। लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते हैं, जो सॉल्युबल है वो सिर्फ एल्कली है। एक्टिविटी 2.8 जो है वो कह रही है टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनके सॉल्यूशन लेने हैं। फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क, इस तरह से 2 नेल्स को बंद करो।
फिक्स किए जाते हैं दो नेल्स ऑन अ कॉर्क में एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 मिलीलीटर बीकर एंड इस कॉर्क को 100 मिलीलीटर बीकर में फिक्स करना है। कनेक्ट करना है 6 वोल्ट बैटरी को बल्ब में एंड स्विच को नाउ पॉर। अब इसके अंदर थोड़े से HCl डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन द बीकर में एंड करंट स्विच ऑन द करंट एंड करंट को ऑन कर देना। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड, पहले HCl के साथ करो फिर दोबारा से H2SO4 सल्फ्रिक एसिड के साथ ऐड करो और क्या ऑब्जर्व किया है उसे बताना है। क्या बल्ब ग्लो करेगा इन सारे केसेस में? तो लेट्स सी। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। बल्ब जो स्टार्ट करेगा ग्लो वो एसिड के केस में करेगा। But you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. लेकिन अल्कोहल जो ग्लूकोज है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट कर रहा है कि वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उस सॉल्यूशन से पास होता हुआ जा रहा है, जो जिसमें कौन सा आयन्स है? एसिडिक आयन्स है, H+ आयन्स है। अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि H+ आयन्स जो होते हैं वो एबिलिटी बताता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से एसिड के केस में बल्ब ग्लो होगा, लेकिन बाकी ग्लूकोज अल्कोहल इनके केस में नहीं होगा। डिजॉल्विंग एन एसिड, एसिड को हमें किस तरह से डिजॉल्व करना चाहिए? पानी के अंदर एसिड डालना चाहिए या एसिड को पानी के अंदर डालना चाहिए? तो जो प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस जो होता है वो एक हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक हमने पढ़ा था जिसमें हीट रिलीज होती है। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्रिक एसिड विद वाटर। तो इन्होंने बोला है कि इसे बहुत ज़्यादा केयरफुली डालना पड़ता है। एसिड को हमेशा धीरे धीरे वाटर में मिक्स करना चाहिए। वाटर को एसिड में मिक्स करना गलत है। एसिड को वाटर में मिक्स करना चाहिए, वो भी धीरे धीरे। इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड, अगर वाटर को हम एसिड में डालेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एसिड है, तो जब वाटर को हम सिर्फ एसिड में डालेंगे तो हीट जनरेट होगी, जिससे हो सकता है कि वो हीट इतनी जनरेट हो कि जो ग्लास है या वो जो ट्यूब है वो टूट जाए, स्प्लैश आउट हो जाए और उसके छींटे आ जाए। तो द ग्लास कंटेनर जो है वो ब्रेक हो सकता है हीटिंग की वजह से। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन, ये वार्निंग साइन है। सल्फिक एसिड ऑन द बॉटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, बॉटल में सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सल्फ्रिक। तो जो सही तरीका है पानी के अंदर एसिड डालने का या एसिड के अंदर पानी डालने का, वो सही तरीका क्या है? पानी के अंदर एसिड डालना चाहिए, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि अगर एसिड पानी को डालेंगे एसिड के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा और हो सकता है स्प्लैश आउट हो जाए, जो वो कंटेनर है, ट्यूब है, वो टूट जाए। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी पूरी एवरीडे लाइफ में, रोज की ज़िंदगी में? आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? तो हमारी जो बॉडी वर्क करती है विद इन द पीएच रेंज 7.0 टू 7.8। हमारा जो पीएच होना चाहिए वो इसके बीच में होना चाहिए, एक बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। पीएच जो है अगर थोड़ा सा इसमें चेंज हो रहा है तो वो सर्वाइव कर लेंगे। जो पीएच होता है वो रेन का, वाटर इज लेस देन 5.6, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन हम तब बोलते हैं जब पानी जो रेन की जो पीएच है वो 5.6 से कम है। ठीक है, पीएच है ये देखो, ये है एक पूरा वो जिसमें 1 है कैस्टिक जूस, लेमन जूस इसका। तो जब 5 से कम आ जाएगा, ये जो 7 है ये न्यूट्रल है, यहाँ से कम सारे एसिडिक है और यहाँ से सारे जो बड़े है वो बेस है। तो जो एसिडिक का बनेगा जब 7 से कुछ नीचे आ जाएगा, मतलब अगर 7 से लेस देन है तो वो एसिड है। ओके, मैंने गलत लिख दिया। अगर 7 से
लेस देन है तो एसिड है, और 7 से अगर बड़ा है तो वो बेस है। ये याद रखना। तो एक ह्यूमन बॉडी का पीएच होता है 7.0 टू 7.8। एसिड रेन हम तब कहते हैं जब वाटर का पीएच, रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम होगा। पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं 5th चैप्टर में, जो कि हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में बिना किसी स्टमक को हार्म पहुंचाए। तो जब ज़्यादा इंडाइजेशन हो जाता है, जब बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही होती है, इंडाइजेशन के समय स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा एसिड को प्रोड्यूस कर देगा, जो कि कॉज करेगा पेन एंड इरिटेशन को। अब इस इरिटेशन मतलब एसिड ज़्यादा बढ़ गया, हमारी स्टमक में क्या है, एसिड, एसिड ज़्यादा बढ़ गया, तो एसिड को नलीफाई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बेस का। तो वो बेस हम यूज़ करते हैं जिन्हें हम एंटासिड्स कहते हैं। अब जब हम बोलते हैं ना कि हमारे पेट में एसिड बन रही है, गैस बन रही है, तो हम क्या पीते हैं, इनो ले लेते हैं। तो इनो जो एसिड को ख़त्म कर रहा है, यूज़ उसे पेन से हमें छुटकारा पा रहा है, उन्हें हम एंटासिड्स कहेंगे। तो इनो क्या है, एक तरीके से बेस, इनो बेस है, तभी तो एसिड के इफेक्ट को नलीफाई कर पा रहा है ना। सेम यहाँ पे रिपीट हुआ है। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड्स है। पीएच एंड टूथ डिके। अब हमारी टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, टूथ डिके कीड़ा, तो जो टूथ डिके है आकर्स होता है माउथ में जब पीएच जो होगा टीथ का वो 5.5 से, या माउथ का जो पीएच होगा वो 5.5 से कम होगा। अब अगर 5.5 से कम है मतलब वो एसिडिक है ना। तो इन्होंने बोला है कि जब पीएच जो होगा माउथ का वो 5.5 से कम होगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, तब टूथ डिके स्टार्ट होता है, जो कि टूथ एनिमल बाय एसिड प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। मतलब कि हमारे खाने में जो, हमारे माउथ में जो खाना रह जाता है, दांतों में फंस जाता है, उससे क्या करते हैं, बैक्टीरिया खाना शुरू कर देते हैं और शुगर को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि टूथ डिके स्टार्ट है, उसका वो स्टार्टिंग होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, टूथ डिके को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्या है, एक बेसिक है जो कि उस एसिडिक के फैक्ट को नलीफाई करता है। पीएच एंड सेल्फ डिफेंस। एनिमल्स एंड प्लांट यूज़ करते हैं केमिकल वेलफेयर इन्वॉल्विंग acid and base for self-defense such as bee sting, acidic and nettle sting inject methonic acid। pH जो है सेल्फ डिफेंस का, एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी एसिड होता है। बी स्टिंग में जो होता है वो कौन सा एसिड होता है, ये रहा। बी स्टिंग में जो होगा वो मेथनोइक एसिड होता है। आंट स्टिंग, बी स्टिंग, दोनों में मेथोनिक एसिड होता है। तो उसके इफेक्ट को देखा होगा कि जब बी काट लेती है तो कुछ बेस ही लगाया जाता है ताकि उसके इफेक्ट को नलीफाई किया जा सके। और भी है, विनेगर में एसिटिक एसिड है, ऑरेंज में सिट्रिक, टामरिंड में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक, कर्ड में हो गया लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक, एटास्टिंग में मेथोनिक। तो ये सारे एसिड किस में क्या है पता होने चाहिए, एमसीक्यूज में आ जाते हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। आप कुछ केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्राइन करेंगे, वो डिकम्पोज कर देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में। मतलब जब सोडियम क्लोराइड एक एक्वस सॉल्यूशन में है, जो कि है ये ब्लू, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाएगा तो सोडियम क्लोराइड क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा NaOH में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो क्लोर फॉर क्लोरीन के लिए, एल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो इसका क्या हो गया रिएक्शन, NaCl जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, डिकम्पोज, क्लोरीन एंड H2 गैस हमें मिलेगी। तो जब इसमें क्या हुआ, NaOH
बन गया, उसके साथ साथ क्या मिला, Cl2 मिला और H2 मिला। Cl2 जो निकलेगा वो एनोड से निकलेगा और H2 निकलेगा कैथोड से। और कैथोड के पास ही सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या करता है, रिलीज होता है। अब ये जो तीनों प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों ही यूजफुल्स होते हैं। जैसे क्लोरीन तो यूजफुल हो गया वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, पीवीसी डिसइंफिकेंट में, CPCS एंड पेस्टिसाइड्स में। H2 यूज़ होता है इन सारी चीज़ों में, फ्यूल्स, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, और NaOH यूज़ होता है इन सारी चीज़ों में। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर है क्लोरीन के लिए, एल्कली है NaOH के लिए। तो इसमें जब सोडियम क्लोराइड जो है एक ब्राइन है, जो कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो NaOH में डिकम्पोज हो जाएगा। दूसरा आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे यूज़ किया जाता है, ये कैसे बनता है। तो दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो क्लोरीन गैस अभी हमने देखी एनोड से निकल रही थी, उसको यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस होता है क्लोरीन से एंड डाइस्लाइक्लाइन से। मतलब क्लोरीन को, और जब CaOH2, ये स्लेक्लाइन का फॉर्मूला है, जब इसे रिएक्ट करवाते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर CaClO2 मिलता है। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, और CaCl2 और वाटर निकलता है। इस ब्लीचिंग पाउडर के इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए, किससे ये मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्या स्लेक लाइम है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। इसके यूसेस क्या होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के, ब्लीचिंग इन द टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज में से यूज़ किया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए केमिकल प्रोसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा, तीसरा, बेकिंग सोडा को कॉमनली यूज़ किया जाता है किचन में, ताकि खाने को क्रिस्पी बनाया जा सके। और कभी कभी फास्ट कुकिंग करने के लिए भी बेकिंग सोडा को ऐड किया जाता है, कि जो खाना है वो जल्दी से बन जाए। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को यूज़ करके इसे बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड एक इसका रॉ मटेरियल है। NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया, इन सबको रेक करके हमें क्या मिल रहा है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन को कार्बोनेट को हीट करके क्या मिलता है, तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो Na2CO3 मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर निकलेगा और CO2 निकलेगी। यूसेस, बेकिंग सोडा कहाँ यूज़ किया जाता है, लिविंग एजेंट इन बेकिंग। ऑफ कोर्स पहले तो खाने को अच्छा बनाने के लिए, फ्लफ़ी बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। फायर एसिड एक्सटिंग्विशर में से यूज़ किया जाता है, डायर नहीं है, फायर है, इसमें से यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा अभी हमने देखा कि जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट। इसी की मदद से बनता है वॉशिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का मिलना है जब बेकिंग सोडा को हीट कर रहे हैं तो। डिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जब अब हम उसमें सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, Na2CO3.10H2O, जो कि है वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला। ये एक बेसिक है, वॉशिंग सोडा एक बेसिक है। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है बेकिंग सोडा को हीट करके, और जब उसे रिक्रिस्टलाइजेशन करवाया दिया जाएगा, मतलब Na2CO3 में प्लस कर देंगे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के, तो हमें मिल जाएगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कहाँ यूज़ किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया जाता है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में। ये यूज़ किया जाता है सोडियम कंपाउंड जैसे बोरेक्स बनाने में। स्लाइम होगी ना, स्लाइम, स्लाइम के अंदर बोरेक्स डलता है, बोरेक्स किससे बन रहा है, वॉशिंग सोडा से। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज़ किया जाता है क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, कि
सफाई करने के लिए क्लीनिंग एजेंट की तरह भी उसे यूज़ किया जाता है और ये रिमूव कर देता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर परमानेंट हार्डनेस है कोई वाटर का निशान तो उसे रिमूव कर देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम क्या होता है? CaSO4 पॉइंट 1 हाफ H2, ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट, जिप्सम का फॉर्मूला। तो ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को हीट करने पर 373 के पर उसे हीट करने पर जो जिप्सम के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हाफ वाटर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो लूजेस हो जाएंगे एंड बिकम बन जाएंगे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब ये जो CaSO4 हाफ H2O जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। और जब ये हाफ मॉलिक्यूल्स ना होके दो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये बन जाता है जिप्सम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है ये वाला। तो जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो जाते हैं, वो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बन जाता है, ये जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। द सब्सटेंस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यूज़ करते हैं डॉक्टर, ताकि जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसे सपोर्ट करने के लिए एक राइट पोजीशन में सपोर्ट करने के लिए किसे यूज़ किया जाता है? यूज़ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर होता है मिक्सिंग विद वाटर, जब उसे दोबारा से वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो जिप्सम बन जाएगा और वो एक गिविंग वेरी हार्ड सॉलिड मास, और एक बिल्कुल हार्ड सॉलिड मास दिया जाता है। देखा होगा जब फ्रैक्चर हो जाता है बोन, देखा होगा जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो डॉक्टर उसे एक राइट पोजीशन में देने के लिए एक सॉलिड सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर होता है, जब उसे वाटर के साथ मिक्स कर देंगे तो दोबारा से जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम का फॉर्मूला होता है ये और प्लास्टर ऑफ पेरिस का है ये। जब जिप्सम को हीट करेंगे तो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को देगा, और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो जिप्सम देगा। अब ये कहाँ यूज़ किया जाता है? एक तो यही डॉक्टर इसे यूज़ करते हैं सपोर्टिंग देने के लिए फ्रैक्चर बोन को। दूसरा, टॉयज़ बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ किया जाता है, कोई डेकोरेशन का सामान बनाने के लिए, एंड जो सरफेस है, जो सरफेस होती है नीचे की जगह, उनको स्मूथ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ओके, सारे इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एक्टिविटीज़ थी सारी मैंने बता दी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।